हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। मई 2023 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का ये फायदा होता है कि इन क्वेश्चन आंसर्स को करने से आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो वो आप लोगों को 2 हैंड्स ऐप में मिल जाएगी। 500 प्लस क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम के लिए। उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन पीडीएफ को आप लोग जरूर अवेल कर लीजिए। 2 हैंड्स की ऐप डाउनलोड करके उसको आसानी से आप अवेल कर सकते हैं, और वो पीडीएफ आपका फ्री है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं इसमें पे करना पड़ेगा। एक जो क्वेश्चन है हमारा एनएसीएच के ऊपर था, तो एनएसीएच का क्या फॉर्म है? व्हाट इज एनएसीएच? एनएसीएच का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, एनएसीएच क्या काम करता है? अगर बल्क पेमेंट करनी है, बल्क पेमेंट कैसे? बहुत सारे लोगों को सैलरी पे करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक के 2 लाख या 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 2.5 लाख एम्प्लॉयज है किसी बैंक में, तो सबको सैलरी एक ही डे पे पे करनी है, तो ये क्या हो गया? बल्क पेमेंट हो गया। या फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट करना है। उस एरिया में मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, आप 1 लाख फैमिलीज का इलेक्ट्रिसिटी का बिल वहां पे जाता है, पे होना है, तो सभी के अकाउंट को डेबिट करके जो है इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो बल्क पेमेंट है, जहाँ पे एक अकाउंट डेबिट होता है, बहुत सारे अकाउंट क्रेडिट होते हैं। जैसे सैलरी का एग्जांपल, मान लीजिए एसबीआई में 2.5 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो एसबीआई का अकाउंट होगा डेबिट, और वो जो 2.5 लाख एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी अकाउंट होगी क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया हमारा एनएसएच का एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या हो गया? अगला एग्जाम्पल हो गया आपका 1 लाख लोग हैं और उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो 1 लाख लोगों का अकाउंट होगा डेबिट, और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से एनएससीएच काम करता है। तो एनएससीएच जनरली ईसीएस की तरह होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज का आप हाई वर्जन समझ लीजिए। तो एनएससीएच क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज सबको जोड़ के जो एनएससीएच आपका बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है, फेलियर के चांसेस रहते हैं, पर एनएससीएच में आपको ऐसा कोई इश्यू फेस करना नहीं पड़ता। बट एनएससीएच एग्जैक्टली क्या है, किसने इसको बनाया? देखिए, यहाँ से पहले देख लेते हैं, फिर यहाँ का ऊपर का देखेंगे। एनएससीएच एनपीसीए के द्वारा बनाया गया है, जिसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। ठीक है, 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। और द नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज, तो आरबीआई ही इसको रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की होती है। तो एनएससीएच एग्जैक्टली होता क्या है? इट इज ए वेब बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन। वेब बेस्ड मतलब सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट सॉल्यूशन पेमेंट कर सकते हैं इस एनएससीएच की हेल्प से। तो ये एक तरीके का वेब बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन है फॉर बल्क मनी ट्रांसफर्स। बल्क ट्रांसफर्स मतलब एक अकाउंट डेबिट, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट्स, एक अकाउंट मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, एक अकाउंट डेबिट। तो जहाँ पे बहुत सारे जहाँ पे हमें n नंबर ऑफ ट्रांसफर्स करनी है एक बार में, तो वहां पे हमारी एनएससीएच मदद करता है। ये एक वेब बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन होता है। स्मॉल रिटेलर्स, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, एनबीएफसीज, बैंक and such are encouraged for core banking and interbank transfers via online and mobile with the help of NSH। तो NSH की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल बैंकिंग, कोर बैंकिंग की हेल्प से बल्क पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा बता रखा है कि एनएसएच, इसको एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई का ही सब्सिडरी है, तो उसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। किसके लिए? बैंकों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के लिए, ताकि उनको वेब बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन मिले। तो जो भी हाई वॉल्यूम की जो पेमेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसफर्स होती है, जो कि रिपीटेटिव है या पीरियडिक इन नेचर है, जैसे सैलरी हर महीने पे करनी है। ठीक है, तो रिपीटेटिव है, पीरियडिक मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार है कि हर महीने आपको सैलरी पे करनी है इतने सारे एम्प्लॉय को, या हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हासिल करनी है किसको? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। तो जहां पे आपकी पेमेंट रिपीटेटिव होती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उस तरह की जगह पे हम लोग एनएसएच का इस्तेमाल करते हैं। एनएसएच सिस्टम कैन बी यूज फॉर मेकिंग बल्क ट्रांसफर्स टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी डिविडेंड। तो अब इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि कहाँ कहाँ पे हम बल्क ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए सब्सिडी पे करनी है, डिविडेंड पे करना है, आपने शेयर्स लिए हैं और कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाह रही है, आप इंटरेस्ट पे करना चाह रहे हैं, सैलरी, पेंशन, तो वहां पे आपका एनएसएच काम करता है। एंड ऑल्सो फॉर बल्क ट्रांसफर्स टुवर्ड्स द कलेक्शन ऑफ पेमेंट। आप क्या करते हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कलेक्शन कब की जाएगी पेमेंट की? जैसे आपको टेलीफोन बिल लेना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, लोन की पेमेंट बैंकों को ईएमआई के थ्रू लेनी है, या म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो है पेमेंट लेना है, या इंश्योरेंस वाले को अपना प्रीमियम लेना है, तो यहाँ पे जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। किसका? इन कंपनीज का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। या दूसरा एग्जांपल, जब इस कंपनी का अकाउंट डेबिट होता है, कब? जब वो सैलरी पे कर रहा है, पेंशन पे कर रहा है। ठीक है, तो उस जगह पे हमारा एनएसएच मदद करता है। अगर एक लाइन में बोलना चाहे एनएसएच क्या है, तो वो एक लाइन होगी कि एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन है, पेमेंट सॉल्यूशन बल्क पेमेंट के लिए। इसमें आप बल्क पेमेंट मतलब एक अकाउंट डेबिट करके एन नंबर ऑफ अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हो, या इसका वाइस वर्सा, यानी एन नंबर ऑफ अकाउंट को आप डेबिट करके
एक अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हो, ठीक है। या तो एक अकाउंट डेबिट होगा, एन नंबर ऑफ अकाउंट क्रेडिट होंगे, या एन नंबर ऑफ अकाउंट डेबिट होंगे, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो दोनों ही जगह पे एनएसीएच आपकी मदद करता है। ये दो टाइप का होता है, एक है आपका एनएसीएच क्रेडिट और दूसरा है एनएसीएच डेबिट। एनएसीएच क्रेडिट क्या होगा, जब एन नंबर ऑफ अकाउंट्स या ये बोल लीजिए मल्टीपल अकाउंट, जब मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होंगे तो उसको बोला जाएगा एनएसीएच क्रेडिट। एनएसीएच डेबिट कब बोला जाएगा, जब मल्टीपल अकाउंट या आप बोल लीजिए मल्टीपल यानी एन नंबर ऑफ अकाउंट अगर डेबिट होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एनएसीएच डेबिट। तो दो टाइप का एनएसीएच डेबिट या एनएसीएच क्रेडिट। जब मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होंगे तो एनएसीएच क्रेडिट, और जब मल्टीपल अकाउंट डेबिट होंगे तो हो जाएगा हमारा एनएसीएच डेबिट, ठीक है। तो दो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स इसमें हो गए, दो एग्जांपल्स नहीं, ये दो टाइप इसके हो गए। एनएसीएच क्रेडिट क्या होता है अब देखेंगे। एनएसीएच क्रेडिट इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस गवर्न बाय आरबीआई। तो आरबीआई देखता है चाहे वो डेबिट हो एनएसीएच का या क्रेडिट हो, दोनों ही आरबीआई देखता है। फॉर बल्क पेमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेट सेंटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल क्रेडिट कर रही है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए एसबीआई, एसबीआई का अकाउंट हो रहा है डेबिट और उसके 1 लाख मान लीजिए एम्प्लॉय है, उनका अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो ये एग्जांपल होगा हमारा एनएसीएच क्रेडिट का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन नंबर ऑफ अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। 1 लाख एम्प्लॉयज को एसबीआई सैलरी पे कर रहा है, तो वो जो 1 लाख का एम्प्लॉयज का जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो हमारे एनएसीएच क्रेडिट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है थ्रू एनएसीएच क्रेडिट। अगर बैंक के थ्रू किसी कंपनी ने अपना एनएसीएच क्रेडिट दिया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है वो, दैट इज ऑथराइज अंडर आरबीआई गाइडलाइंस कैन मेक ह्यूज पेमेंट। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अंतर्गत अगर वो कंपनीज आती है तो वो ह्यूज पेमेंट कर सकती है, किसको, टू मल्टीपल बेनिफिशरीज, मतलब बहुत सारे एन नंबर ऑफ अकाउंट्स को, बेनिफिशरीज को पेमेंट कर सकती है डायरेक्टली टू देयर पर्सनल बैंक अकाउंट। उनके अकाउंट में सीधे पेमेंट चली जाएगी, जो है पैसा सीधे उनके अकाउंट में चला जाएगा। किसके अकाउंट में, एन नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज के अकाउंट में सीधे ही पैसा चला जाएगा, किसकी हेल्प से, एनएसीएच क्रेडिट की हेल्प से। फिर यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, कॉर्पोरेट अपना सैलरी पे कर रही है, डिविडेंड पेंशन पे किया जा रहा है, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है ना, गवर्नमेंट अपना अकाउंट डेबिट करके हजारों लाखों लोगों को सब्सिडी दे रही है, जैसे एलपीजी आपका सब्सिडी हो गया, तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एनएसीएच क्रेडिट का, ठीक है। तो सिंपल है हमारा यहाँ पे एनएसीएच क्रेडिट। एनएसीएच डेबिट क्या होता है, ये भी जैसे आपका एनएसीएच क्रेडिट है ना वैसे ये भी होता है, बट डिफरेंस इसमें क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट डेबिट्स होंगे, ठीक है। इट इज ए सिस्टम इन एनएसीएच, एनएसीएच का ही सिस्टम है एनएसीएच डेबिट, थ्रू विच जिसकी हेल्प से बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन एक्सेप्ट पेमेंट इन लार्ज वॉल्यूम विदाउट इंटरफेस बैरियर ऑफ थर्ड पार्टी। किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की रुकावट नहीं है, सीधे ही बैंक के अकाउंट में पेमेंट जो है पहुंच जाएगी। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी जो देता है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का बैंक में अकाउंट है और उस एरिया में मान लीजिए 1 लाख घर है जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है। लोगों का जो 1 लाख लोगों का जो बिल है ना वो सीधे ही इसके इलेक्ट्रिसिटी वाले के अकाउंट में पहुंच जाएगा, तो वो आपके एनएसीएच डेबिट का एग्जांपल है। यहाँ पे एन नंबर ऑफ अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। उस एरिया के जो 1 लाख घर है उनका जो बैंक में अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, जितना उनका बिल आया है, और वो पेमेंट सीधे ही जो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो अकाउंट है बैंक में वहां पे चली जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा एनएसीएच डेबिट का, ठीक है। तो काम बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे आपका एनएसीएच क्रेडिट, पर डिफरेंस इतना वहाँ पे एन नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं और यहाँ पे एन नंबर ऑफ अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। अगर एन नंबर ऑफ अकाउंट डेबिट होंगे तो उसका नाम है एनएसीएच डेबिट, एन नंबर ऑफ क्रेडिट होंगे अकाउंट तो उसका नाम है एनएसीएच क्रेडिट, ठीक है। तो वो लिखा ये भी उसी की तरह काम करता है, बिना किसी रुकावट के लार्ज नंबर ऑफ जो अकाउंट्स है वहां से पेमेंट एक अकाउंट में आ सकती है। फिर उन्होंने बोला है थ्रू एनएसीएच डेबिट बल्क पेमेंट लाइक यूटिलिटी चार्ज कैन बी कलेक्ट थ्रू सिंगल सेटलमेंट, मतलब बहुत सारी आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो आप एक ही सेटलमेंट के थ्रू हासिल कर सकते हैं। The bank, NBFCs, corporate center and government can easily accept large amount of payment like EMI। अब जैसे बैंक है उसको लाख हजार कस्टमर से EMI चाहिए तो इसकी हेल्प से वो अपना कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो अपना ले सकती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ऐसे ही वाटर बोर्ड, टैक्स अथॉरिटी सीधी जो है एन नंबर ऑफ लोगों के अकाउंट डेबिट होंगे और टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा चला जाए। तो इस तरह से एनएसीएच डेबिट काम करता है। तो सिंपल सा एक टॉपिक था, 1-2 नंबर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूछा गया था मई 2023 का जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का एग्जाम हुआ था वहां पे, ठीक है। तो एनएसीएच क्या है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या है पेमेंट कर सकते हैं, एनपीसीए के द्वारा ये चलाया गया है और ये एक तरीके का वेब बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन होता है। दो टाइप का है, एनएसीएच डेबिट और एनएसीएच क्रेडिट। एनएसीएच क्रेडिट में एन नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रेडिट होंगे, एनएसीएच डेबिट में एन नंबर ऑफ अकाउंट्स को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। एनएसीएच क्रेडिट का एग्जांपल, बैंक अपने को सैलरी पे करता है तो एन नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसीलिए वो हो गया हमारा एनएसीएच क्रेडिट। एनएसीएच डेबिट में एन नंबर ऑफ अकाउंट्स डेबिट होंगे, जैसे बैंक ईएमआई ले रहा है मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, जो डिपार्टमेंट है, वो उस एरिया के जो 1 लाख घर है जिसको वो बिजली पहुंचा रहा है, तो बिजली का बिल उनके अकाउंट से सीधे डेबिट करा लेगा, तो वो हमारे एनएसीएच डेबिट का एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका सीटीएस के ऊपर था,
चेक ट्रांकेशन सिस्टम क्या होता है? तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 से पहले क्या होते थे कि जैसे चेक्स की पेमेंट होनी थी, क्लियरिंग होनी है। क्लियरिंग का मतलब जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक में कस्टमर आके बोल रहा है कि मुझे मेरे पास एचडीएफसी का चेक है, मेरे को पेमेंट भिजवा दो मेरे अकाउंट में, ठीक है। एचडीएफसी का चेक लिए हुए और उसके पीछे उसने क्रेडिट चालान में अपना मान लीजिए एसबीआई का नाम लिखा है कि इस अकाउंट में मेरी पेमेंट पहुंचा दो। तो अब वो क्या करेगा, एसबीआई उसकी चेक की जो फिजिकल इमेज है उसको एचडीएफसी के पास भेजता था और फिर एचडीएफसी कंफर्म करता था कि अकाउंट में बैलेंस है नहीं है। बैलेंस होता तो एचडीएफसी एसबीआई को पैसा भेजता था और एसबीआई उसके अकाउंट में क्रेडिट करता था। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता था। और यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, जो जैसे एसबीआई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है एचडीएफसी को, तो वो जो फिजिकल चेक्स है वो भेजे जाते थे। फिजिकल जो बैंक का एक क्लर्क है वो जाता था और फिजिकल जो है चेक्स को लेके जाता था वहां पे और फिर एचडीएफसी को देता था। फिर एचडीएफसी उसके अकाउंट में चेक करके बताता था कि बैलेंस कितना है क्या है, और उस सबसे पेमेंट एसबीआई को मिलती थी और पेमेंट एसबीआई को मिलती थी उसके बाद ही एसबीआई उसके अकाउंट में क्रेडिट करता था। इस तरह से चलता था। तो फिजिकल चेक को यहाँ से वहां ले जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या दिक्कत है, चेक कहीं पे खो गया, चोरी हो गया, और सबसे जरूरी टाइम की एक स्टाफ को जाके डेली जो है चेक्स इकट्ठा करना है, वहां से लेके आना है, तो ये भी एक अलग से काम हो जाता था। तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे फिजिकल चेक के साथ। इन्हीं इश्यूज को ध्यान में रखते हुए 2010 में जो है सीटीएस को लाया गया। तो जितने भी आपके चेक्स है, आपने देखा होगा ना जो क्लियरिंग में जाते हैं तो जो आपके चेक्स मिलते हैं तो चेक्स की साइड में से लिखा होता है सीटीएस 2010। तो सीटीएस 2010 का मतलब अगर आपको क्लियरिंग में भेजना है तो वही वाले चेक्स भेजे जाएंगे जो कि सीटीएस 2010 वाले चेक्स होंगे, ठीक है। तो 2010 के बाद से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें क्या होता था कि जो चेक्स हैं उनकी स्कैन इमेज आप क्या कर सकते थे। जैसे पहले क्या था कि एसबीआई को एचडीएफसी के पास इंफॉर्मेशन चाहिए कि पैसा है या नहीं, पैसा भेजना है, तो एचडीएफसी के पास फिजिकल चेक भेजना होता था। लेकिन जब से आपका ये सीटीएस आया, चेक ट्रांकेशन सिस्टम, तब से आपको फिजिकल चेक भेजने का जरूरत नहीं है। आप क्या करो, चेक को स्कैन कर दो और स्कैन करके आप भेज सकते हो, ठीक है। जो डिटेल्स है चेक को स्कैन करके आप भेज सकते हो, सीटीएस साइट पे डाल सकते हो और वहां से सीधे एचडीएफसी उसको एक्सेप्ट कर लेगा और पेमेंट को भेज देगा। तो वही आपका सीटीएस। मतलब यहाँ पे हमें फिजिकल इमेज फिजिकल कॉपी चेक की भेजने की जरूरत नहीं है, फिजिकल चेक लीव देने का जरूरत नहीं है, सीधे आप उसको स्कैन कर लो। स्कैन इमेज को भी इक्विवेलेंट माना जाएगा फिजिकल इमेज के, तो वही आपका सीटीएस है, ठीक है। तो आरबीआई ने इसका डिसीजन लिया था। Reserve Bank of India decided to introduce चेक ट्रांकेशन सिस्टम इन इंडिया टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ। तो जो चेक की क्लियरिंग होती है, क्लियरिंग मतलब एसबीआई के पास एचडीएफसी का चेक है तो वो क्लियरिंग के लिए भेजता है ना, तो जो क्लियरिंग साइकिल है उसको इम्प्रूव करने के पर्पज के लिए सीटीएस को लाया गया था आरबीआई के द्वारा। इन सीटीएस सिनेरियो द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांकेटेड एट प्रेजेंटिंग बैंक एंड ईदर एट ब्रांच और सर्विस ब्रांच एंड द इमेज। तो वो बोल रहा है कि जो आपकी फिजिकल चेक है उसको ट्रांकेट किया जा रहा है, यानी उसको स्कैन किया जा रहा है, ठीक है। जो भी उसकी इमेज है, जो भी डेटा है, वो उसको प्रेजेंटिंग बैंक को भेजेगा, ठीक है। और वो ट्रैवल, तो जो प्रेजेंटिंग बैंक है जिसने चेक को कलेक्ट किया, तो वो उसको आगे भेजेगा प्रोसेसिंग के लिए ड्रॉई ब्रांच को, ठीक है। सेम डे पे चला जाएगा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। द रिटर्न साइकिल वुड बी कंप्लीटेड ऑन द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जो आपका जिसको आपने भेजा है, जो पेइंग ब्रांच है, तो वो आपको पेमेंट भेज देगी और जो सेटलमेंट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा रिटर्न साइकिल के साथ। द कस्टमर वुड गेट फंड ऑन कंप्लीशन ऑफ सेटलमेंट। जैसे सेटलमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ वैसे ही कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फर्दर ऑल क्लियरिंग लोकेशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रिड। तो रीजन के हिसाब से उसको ग्रिड में बांटा गया, नॉर्थ साउथ इस तरह से आपके ग्रिड बने हैं, तो 3 रीजनल ग्रिड में इसको बांटा गया। ऑल क्लियरिंग लोकेशंस आर ऑफ ग्रिड आर सेटल थ्रू T+1 डेज। तो जनरली इसका जो सेटलमेंट है, ठीक है, वो T+1 डे में हो जाता है। तो चेक ट्रांजेक्शन का फायदा क्या हुआ कि जो प्रेजेंटिंग बैंक है उसको अब अपना फिजिकल चेक भेजने का जरूरत नहीं है, वो सीधे उसको स्कैन करके भेज सकता है और जो पेइंग बैंक है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट होने के बाद उसको पेमेंट भेजेगा। तो वैसे ही जो है कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। इसमें जनरली T+1 डे का टाइम आपको इसमें लगता है। तो सीटीएस में 3 आपके रीजनल ग्रिड बनाए हैं, उसमें आपका न्यू दिल्ली है, चेन्नई है और मुंबई है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो 3 ग्रिड्स बनाए गए हैं, रीजनल ग्रिड्स। और अगर हम स्टेट की बात करें तो न्यू दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, तो इन 3 स्टेट में इनके 3 लोकेशन यहाँ पे इसकी बनाई गई है। तो वही आपका सीटीएस यानी कि चेक क्लियरिंग सिस्टम, जहां पे फिजिकल इमेज जो है चेक्स की नहीं भेजी जाती, उसको स्कैन करके भेजा जाता है और पेमेंट भी आपको उसी तरह से ली जाती है, ठीक है। तो सीधे ही स्कैनिंग से सारा काम हो जाता है। चेक की स्कैन इमेज को इक्विवेलेंट माना जाता है फिजिकल इमेज के बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो गया। एक क्वेश्चन आपका एनआरओ एनआरई के ऊपर था, तो मैंने एफसीएनआर को भी लगा दिया, क्या पता इसमें से भी पूछ सकते। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था मई 2023, तो वो एनआरओ और एनआरई के ऊपर था कि ये क्या होता है, एनआरओ अकाउंट क्या है या एनआरई अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक डिफरेंस समझते हैं तीनों में, फिर आपकी जो मैंने ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए एक मोटा मोटा डिफरेंस क्या है एनआरओ एनआरई एफसीएनआर में। देखिए एनआरओ मतलब जैसे आप मान लीजिए अभी आप इंडिया में, आपका नाम है ए, ठीक है।
ए इंडिया में और वो यहाँ इससे पढ़ाई करके चला गया और उसकी मान लीजिए यूएसए में एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। वो यहाँ से कहाँ चला गया, यूएसए चला गया। तो जब वो इंडिया में था तो इंडिया में उसका घर था, ठीक है। तो घर से अब वो चला गया तो उस घर को वो खाली नहीं रखता, उसने सोचा कि इसको रेंट पे चढ़ा देता हूँ। और मान लीजिए हर महीने उसके घर से 20,000 का रेंट आ रहा है, ठीक है। तो वो रेंट की पेमेंट उसको कहाँ पे मिल रही है, क्योंकि वो डेली तो अपना हर महीने तो फिजिकल कैश के लिए नहीं आ सकता ना, तो उसको अकाउंट की जो पेमेंट है उसके अकाउंट में मिल रही है। ए का मान लीजिए बैंक, मान लीजिए एसबीआई में उसका अकाउंट है। तो जैसे ही ये जो ए है इंडिया से बाहर चला गया, तो उसका जो अकाउंट है एसबीआई में, पहले वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट था, जैसे आपका हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है ना, ये वैसा था। इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एनआरओ में। तो एनआरओ अकाउंट आप समझ गए, ये वो अकाउंट होता है जो कि हमारा नॉर्मल सेविंग है जब हम इंडिया में होते हैं, और जैसे हम बाहर चले जाते हैं तो इस नॉर्मल सेविंग अकाउंट को एनआरओ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एनआरओ अकाउंट किस लिए जरूरी है, क्या हम अपना अकाउंट क्लोज करके ना चला जाए, जैसे ए है, क्योंकि अब वो यूएसए चला गया और बहुत चांस है कि वो 5 साल 10 साल 15 साल यूएसए में ही बिताएगा, ऐसा उसका प्लान है। तो क्यों ना वो इंडिया के सारे अकाउंट क्लोज करके चला जाए। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसका कारण क्या है कि आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, किसी भी कारण के लिए जाते हैं, तो वो एक पर्पस होता है, जैसे वो कारण पूरा होता है तो आप अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि यूएसए में परमानेंट सेटल हो जाएगा, या कुछ लोग करते भी अपना घर बेच के चले जाते हैं, तो वो केस अलग है। जनरली लोगों का जो है घर है इंडिया में, उसका इंटेंशन है वापस आने का, कि बाद में आएगा जॉब करके पैसे कमा के वापस इंडिया में ही सेटल होगा अपने रिटायरमेंट में, ठीक है। तो इंडिया का वो घर नहीं बेचना चाहता, उसने बस उसको रेंट पे चढ़ाया। तो रेंट पे जो हर महीने उसको पेमेंट मिल रही है वो कहाँ पे, उसने बोला कि मेरा जो अकाउंट है उसमें मेरे को पेमेंट मिल रही है, तो वो अकाउंट अब बन चुका है एनआरओ। अगर आप बाहर हैं, आप एनआरआई बन गए, तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं रख सकते, उसी को आपको एनआरओ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एनआरओ अकाउंट के फीचर्स क्या है, इसमें पेमेंट कहाँ से आ रही है, आपकी जो डोमेस्टिक, जब आप इंडिया में थे तो आपके मान लीजिए आपने इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स लिए, या इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी है, वहां से आपको रेंट मिल रहा है, तो वो जो डोमेस्टिक आपको पेमेंट है आपके इस अकाउंट में मिलती है, जिसको बोलते हैं एनआरओ अकाउंट, ठीक है। और इस पर आपको टैक्स भी पे करना होता है, क्यों, क्योंकि ये जो आप अर्निंग कर रहे हैं इंडिया से कर रहे हैं, तो ये टैक्सेबल होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरे वाले की, एनआरई की, ठीक है। एनआरई अकाउंट क्या होता है, देखिए एनआरई की क्या खास बात है, मान लीजिए आप बाहर यूएसए में चले गए और वहां पे आपकी जॉब लग गई है, अब आपको हर महीने मान लीजिए $5,000 आप अर्न कर रहे हैं हर महीने। तो यूएसए का आपको एक अकाउंट चाहिए ना, जहां पे आप पेमेंट को हासिल कर सको, जहां पे आपको हर महीने की सैलरी क्रेडिट हो। तो यूएसए में आपने मान लीजिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में एक अकाउंट खोल लिया, तो ये जो आपका अकाउंट खुलेगा ये कौन सा होगा, ये आपका होगा एनआरई अकाउंट, ठीक है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। तो एनआरई अकाउंट में पेमेंट कहाँ से आएगी, ये आपकी 100% जो पेमेंट है ये वहां से आएगी जो आप फॉरेन कंट्री में अर्न कर रहे हैं। फॉरेन कंट्री में मान लीजिए आपने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, वहां से आपको पेमेंट आ रही है, आप एनआरई में डालोगे। आपको सैलरी मिल रही है, आप एनआरई में डालोगे। फॉरेन कंट्री में आपको कहीं पे आपने रेंट पे कोई घर ले लिया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो एनआरई। तो एनआरई में पेमेंट कहाँ से आती है, ये वो पेमेंट है जो आपने अपनी जॉब के दौरान फॉरेन कंट्री में अर्न किया है, वो होता है आपका एनआरई। लास्ट आता है आपका एफसीएनआर। एफसीएनआर क्या होता है, ये एक तरह का एफडी है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। जैसे आपका सेविंग बैंक होता है और एक एफडी आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। एफसीएनआर अकाउंट कौन सा होगा, जब आपके पास पैसे उसकी आप एफडी करा लेते हैं, तो उसी को उन्होंने एफसीएनआर का नाम दिया, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। और इसकी खास बात है कि ये आपका फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन होता है, यानी अगर आप एफडी करा रहे हैं $5,000 $10,000, तो फॉरेन करेंसी में आप एफडी करा सकते हैं, रुपये में नहीं करा सकते। दूसरी बात, इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, वो भी फॉरेन करेंसी में ही मिलता है। और एफडी हम कितने साल की करा सकते हैं, 1 ईयर मिनिमम, मैक्सिमम 5 ईयर्स, तो 1 से 5 साल तक की आप एफडी करा सकते हैं। उस एफडी अकाउंट को बोला जाता है एफसीएनआर अकाउंट। वैसे एफसीएनआर आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया था, में आपका एनआरओ एनआरओ के ऊपर पूछा था, पर ये पूछ सकते तो इसलिए मैंने ये भी साथ में लगा दिया। तो और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, एक्चुअली ये जो पहले फीचर्स है ये एनआरई के हैं, और ये जो दूसरे फीचर है आपके एनआरओ के, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, एनआरई एनआरओ। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा मैं आइडिया लग गया ना। एनआरओ कौन सा अकाउंट था, जब हम इंडिया में थे हमारा जो सेविंग अकाउंट था उसको एनआरओ में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें जो हमें पेमेंट मिलती है वो इंडिया की पेमेंट है, इसमें हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो क्या हम अपने इंडिया के सारे पैसे को लेके जा सकते हैं, नहीं। जो हमारी लिमिट है उसी लिमिट के तहत हम ले जा सकते हैं, पूरा ये रिपार्टेबल नहीं होता। रिपार्टेबल मतलब क्या हम अपनी कंट्री में इसको लेके जा सकते हैं, नहीं, ये पूरा नहीं होता, पार्शियली होता है। एनआरई तो आपने बाहर से अर्न किया, इसकी कोई टेंशन है, आप उसको पूरा ले जा सकते हो। एफसीएनआर भी फॉरेन करेंसी में, ये भी पूरा रिपार्टेबल होता है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई टेंशन नहीं है, बस एनआरओ का पैसा क्योंकि इंडिया का पैसा है तो बाहर ले जाने के ऊपर आपकी लिमिट लागू होती है। बाकी एनआरओ तो आपको फॉरेन करेंसी का है, ये भी फॉरेन करेंसी का, तो इसमें कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो डिपॉजिट की बात करेंगे, जो एनआरआई है, एनआरई आप फॉरेन करेंसी में अर्न कर रहे थे ना, जैसे $5,000 आपकी सैलरी थी, तो एनआरई में आ रहा था, तो ये फॉरेन करेंसी में होता है। ऐसे एफसीएनआर आपका फॉरेन करेंसी में ही खुलता है, ये एफडी होती है, और यहाँ तक कि इसका जो इंटरेस्ट है वो भी फॉरेन करेंसी में मिलता है। एनआरओ आपका इंडिया या फॉरेन करेंसी में, आप किसी में भी रख सकते हैं। इंडिया से पैसा आ रहा है, आप चाहे तो उसको इंडियन रुपी में रख लीजिए या फॉरेन करेंसी में भी रख सकते हैं। विड्रॉल आप इंडियन रुपी में कर सकते हैं, इंडियन रुपीज में फॉरेन करेंसी। हाँ, ये जो एनआरई है
इस आपको विड्रॉ करना तो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करा के इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये भी इंडियन रुपी में विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन ये आपका फॉरेन करेंसी में ही विड्रॉ होगा। क्यों? क्योंकि ये एफडी है, ये फॉरेन करेंसी में आपने एफडी खोली, इंटरेस्ट भी आपको फॉरेन करेंसी में मिलता है। डिपार्टेबिलिटी, क्या अपनी जगह पे अपनी कंट्री में वापस लेके जा सकते हैं? यस, 100% आप अपनी कंट्री में लेके जा सकते हैं। और आपका ये जो एनआरओ है ये पार्शली है, मतलब पार्शली मतलब आधा ले जा सकते हैं, लिमिट जितनी होगी ना लिमिट तक ले जा सकते हैं। एफसीएनआर भी फुल्ली रिपार्टेबल है, फुल्ली मतलब पूरा आप अपनी कंट्री में लेके जा सकते हैं। कुछ और डिफरेंसेस भी यहाँ पे, ये एनआरई का था और ये एनआरओ और ये एफसीएनआर। ये आपका एनआरई किस टाइप का अकाउंट हो सकता है? ये हर तरह का हो सकता है, सेविंग, करंट, टर्म डिपॉजिट। ऐसे ये भी सेविंग, करंट, टर्म डिपॉजिट। लेकिन जो आपका एफसीएनआर है ये सिर्फ टर्म डिपॉजिट यानी सिर्फ एफडी की फॉर्म में होगा। टर्म डिपॉजिट मतलब जिसका एक फिक्स टेन्योर है, जैसे 5 साल, 2 साल, 1 साल, उसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। जैसे हमारे एफडी होते हैं ना वैसे ही। तो ये सिर्फ टर्म डिपॉजिट है एफसीएनआर, बाकी ये सेविंग, करंट अकाउंट किसी फॉर्म में नहीं हो सकता। जॉइंट, क्या ये जॉइंट हो सकता है? यस। एनआरई जो है अलाउड विद एनआरआई ओनली। तो अगर आप एनआरआई अकाउंट को ज्वाइंट खुलवाना चाह रहे हो तो दूसरा पर्सन भी एनआरआई ही होना चाहिए। ये एक एनआरआई होगा, आप तो एनआरआई बन गए होंगे और इंडिया में आपका कोई जो रिश्तेदार है रेजिडेंट इंडियन, उसके साथ आप इसको ज्वाइन करा सकते हैं। और ये भी आपका एनआरआई में ज्वाइंट होगा, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी वाला अकाउंट है ना ये दोनों। तो जो अकाउंट फॉरेन करेंसी वाले उसके लिए आपको जो ज्वाइंटी है, जिसको आप ज्वाइन कराना चाह रहे हैं, वो भी एनआरआई ही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऐसे। लोन अगेन एफडी, तो क्या यहाँ पे लोन मिल सकता है? कैन अवेल इन इंडियन रुपीज। एनआरई में आपको लोन चाहिए रुपये में मिलेगा, यहाँ पे भी रुपये में मिलेगा, और इसमें जो है फॉरेन करेंसी में मिलेगा, बट कुछ कंडीशंस के साथ इसमें रहेगा। एनआरई बाहर से आपने अर्न किया फॉरेन करेंसी में तो ये टैक्स फ्री है, इंडिया में आपको टैक्स नहीं पे करना। एनआरओ में आपने इंडिया से अर्न किया ना, इंडिया में आपका घर है, उससे रेंट आ रही है, ये इंडिया के शेयर से, तो इसीलिए इसको आपको टैक्स पे करना होगा एनआरओ। और ये एफसीएनआर भी आपका फॉरेन करेंसी का, तो जो फॉरेन करेंसी का तो उस पर टैक्स क्यों पे करना? वो हम दूसरी कंट्री में हमने अर्न किया ना, तो इंडिया में उसका टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री रहता है। ठीक है, तो यही आपका मेन डिफरेंस। सो सिंपल से ये टॉपिक आपका हो गया एनआरओ। एनआरओ क्या होते हैं? एनआरओ कौन सा अकाउंट है? जो इंडिया में आपके अकाउंट होते हैं ना सेविंग बैंक, जब आप बाहर जाते हैं तो उस नॉर्मल सेविंग बैंक को एनआरओ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एनआरई अकाउंट्स कौन से होते हैं? जब हम बाहर अर्न कर रहे होते हैं तो हमारे को एक बैंक अकाउंट चाहिए ना, हम यूएसए में जॉब कर रहे हैं तो हमारी सैलरी किस अकाउंट में जाएगी? सैलरी अकाउंट हम खुलवा रहे हैं तो हमारा एनआरई होता है। एफसीएनआरई एक टाइप का एफडी होता है। ठीक है, तो 3 हो गए। और जो एनआरओ है वहां पे जो आपका जो इनकम है आपकी सैलरी से, आपको जैसे आपका घर है उसके रेंट से आपको इनकम मिलती है, तो वो एनआरओ होता है। एनआरई आपकी जो सैलरी है, फॉरेन कंट्री में आप अर्न कर रहे हैं, आपकी सैलरी है, तो वहां का पैसा आपके एनआरई अकाउंट में जाता है। एफसीएनआर आपका एफडी जो कि प्योरली आपका फॉरेन करेंसी में होता है। तो एनआरओ रुपये में भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है। एनआरई सिर्फ फॉरेन करेंसी में होगा और एफसीएनआर भी सिर्फ फॉरेन करेंसी में होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। फिर यहाँ पे डिफरेंसेस की बात की गई थी, क्या क्या डिफरेंस है। जो आपका एफसीएनआर है ये प्योर आपका एफडी की फॉर्म में होगा। एनआरई एनआरओ आपका एफडी सेविंग बैंक और करंट अकाउंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और ये जो आपका एनआरई है ये टैक्स फ्री होता है। एनआरओ आपका टैक्सेबल है, ऐसे आपका एफसीएनआर भी टैक्स फ्री होता है। एक क्वेश्चन आपका आईएमपीएस के ऊपर पूछा गया था, व्हाट इज आईएमपीएस? इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम, सॉरी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो आईएमपीएस एग्जैक्टली क्या होता है? आईएमपीएस इज इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इन इंडिया। तो इसमें क्या होता है कि इंटर बैंक मतलब एक बैंक के अंदर अगर आपको पेमेंट भेजनी है, एक बैंक से दूसरा बैंक आपको पेमेंट भेजनी है, तो आप आईएमपीएस की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। आईएमपीएस ऑफर्स इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दैट कुड बी एक्सेस ऑन मल्टीपल चैनल्स। तो आप आईएमपीएस को अलग अलग चैनल जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट, एटीएम, एसएमएस किसी भी चैनल के थ्रू लिंक कर सकते हैं। और इसकी एक अच्छी बात है कि 24/7 आपका अवेलेबल रहता है। कौन? आपका आईएमपीएस। तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए। इसको कौन मैनेज करता है? इसको भी एनपीसीआई ही मैनेज करता है। इससे पहले हमने पहला क्वेश्चन एनएसीएच देखा था ना, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग, उसको कौन मैनेज करता है? एनपीसीआई। वैसे आपके आईएमपीएस को भी एनपीसीआई ही मैनेज करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई का सब्सिडी है। जैसे चैनल के नेटवर्क होते हैं एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, वो भी आपका एनपीसीआई देखता है। तो एनपीसीआई बहुत सारे काम देखता है जो कि आरबीआई का ही है। ठीक है, और आईएमपीएस किस पे बिल्ड है? इट इज बिल्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो एनएफएस नेटवर्क क्या है? जितने भी नेटवर्क, जो एटीएम का नेटवर्क है ना, इसी ने सभी एटीएम के नेटवर्क को कनेक्ट कर रखे हैं, एनएफएस। तो आईएमपीएस भी इसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी एटीएम आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी के पास जाकर आप एसबीआई के एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एनएफएस का जो लिंक है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्क का लिंक है, उसके थ्रू ऐसा आप कर पाते हैं। तो एनपीसीआई भी आपकी उसी में मदद करता है। ठीक है, एनपीसीआई ने जो है एनएफएस स्विच को मेंटेन किया हुआ है, वैसे आईएमपीएस को भी एनपीसीआई ही देखता है। और आईएमपीएस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? जो आपका एनएफएस नेटवर्क है उस पर आप काम कर सकते हैं। तो जो भी बैंक जो है एलिजिबल होना चाहते हैं कि आईएमपीएस के लिए उनको इनेबल कराया जाए, तो उनको एक लाइसेंस जो है
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस आरबीआई से मिलना चाहिए, तभी वो आईएमपीएस के साथ लिंक हो सकते हैं। तो आईएमपीएस के थ्रू क्या हो रहा है, जो भी आईएमपीएस का नेटवर्क कैसे जुड़ा है, जैसे एटीएम का नेटवर्क जुड़ा हो ना एनएफएस स्विच के थ्रू, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू, तो आईएमपीएस भी इसी नेटवर्क पे काम करता है। आईएमपीएस के लिए अलग से कोई नेटवर्क नहीं बनाया गया। एनएफएस का क्या काम करता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो आपके जितने भी इंडिया में एटीएम्स है तो सभी को कनेक्ट करने का काम करता है। तो आईएमपीएस भी उसी स्विच के साथ जोड़ दिया गया है, उसी स्विच पे काम करता है। और जितने भी बैंक है उनको आईएमपीएस के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से, तभी वो आईएमपीएस के साथ लिंक हो सकते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर इसमें क्या है कि जो आपका जो गाइडलाइंस है ना आईएमपीएस को लेके, जो आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 है, तो वो वाली गाइडलाइंस आपके इसी फ्रेम में बनाई गई है। और जितने भी मेंबर्स आईएमपीएस के उनको इस गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है। आईएमपीएस एक रोबस्ट और एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर है। तो मतलब रोबस्ट मतलब एक अच्छा खासा मजबूत, और रियल टाइम मतलब उसी टाइम पे जो है पैसे को भेज सकते हैं। इंस्टेंट 24/7 इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड। इंटर बैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक आपको पेमेंट भेजनी है, चाहे तो मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम, एसएमएस। यूएसएसडी में क्या होता है, *99# करो, डायल करो ना, तो आप सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे मोड आपके पास है, उनमें से आप किसी भी की भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि अभी भी करंटली बात करें तो आईएमपीएस के 666 666 मेंबर्स जो बैंक है वो लाइव है। इसमें बैंक और प्रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है आपके प्रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ता है, तो रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग, तो पहले तो आपको जो मोबाइल बैंकिंग है वो ओपन करना पड़ेगा। फिर आपको MMID यानी 60 डिजिट का एक कोड मिलेगा और M पिन मिलेगा। ठीक है, बैंक से जो भी बैंकों की ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर 60 डिजिट का आपको एक MMID कोड मिलेगा और M पिन मिलेगा। और फिर जो है आप इसको, जो भी आपका मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है, तो हर MMID उसके साथ जुड़ा होता है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसके साथ आपका MMID जुड़ा होता है। हाउ डिफरेंट MMID कैन बी लिंक टू सेम नंबर, तो बोल रहे हैं कि कई सारे MMID को एक नंबर से भी जोड़ा जा सकता है। देयर may be cases where remitter is enabled on mobile banking but beneficiary mobile is not registered with any bank. In such case, IMPS fund transfer has been made possible using beneficiary. तो बोल रहा है मान लीजिए ऐसा है कि आप तो आईएमपीएस से जुड़े हुए हैं, पर जिसको आप भेज रहे पैसा वो आईएमपीएस में नहीं है, तो उस केस में कुछ और तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो होनी चाहिए। तो आप आईएमपीएस में है, दूसरा भी आईएमपीएस में, तो कोई नहीं पैसा चला सकता। या एक और भी ऑप्शन है, आप आईएमपीएस में पर दूसरा पर्सन आईएमपीएस में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि दूसरे पर्सन का यानी बेनिफिशियरी का, जिसको आप पैसा भेज रहे हैं, आप उसका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल के भी पैसा कर सकते हैं, भेज सकते हैं आईएमपीएस की हेल्प से। ठीक है, वही इसमें लिखा है, इन एडिशन टू बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर MMID। तो कई सारे इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। या तो आप आईएमपीएस के थ्रू सीधा ही उसको भेज सकते हैं, जिसको आप भेज रहे बेनिफिशियरी वो भी आईएमपीएस से जुड़ा हुआ है। दूसरा, अगर वो आईएमपीएस से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर और MMID की हेल्प से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इंटरबैंक सेटलमेंट ऑफ आईएमपीएस इज डन थ्रू सेटलमेंट साइकिल। तो यहाँ पे अलग अलग सेटलमेंट साइकिल है, जिसके थ्रू अलग अलग बैंकों की जो पेमेंट है उसका सेटलमेंट किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। अलग अलग अकाउंट जो भी इसके मेंबर बैंक है, आसानी से उनके अकाउंट में पैसा भेजा जा सकता है। 24/7 ये अवेलेबल रहता है। जो पब्लिक हॉलीडे है, जो बैंक हॉलीडे, संडे सैटरडे जैसे रहता है, वहां पे भी ये काम करता है। काफी सेफ और सिक्योर है। ठीक है, और ये चैनल इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि इसी चैनल पे काम करेगा, ब्रांच में ही काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एटीएम, मोबाइल, इंटरनेट, ब्रांच, कहीं से भी आप इस प्रोसेस को आईएमपीएस को इनिशिएट कर सकते हैं। और जैसे आपका ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाता है तो जो सेंडर और रिसीवर दोनों को एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाता है कि पैसा मिल चुका है, पैसा भेज दिया गया है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जाती है। ऑथेंटिकेशन किस तरह से किया जाता है, जो आईएमपीएस की ट्रांजेक्शन है उसका ऑथेंटिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो मेन जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपका मोबाइल नंबर और आपका एमपिन, तो जो आपका मोबाइल नंबर है और एमपिन उसके थ्रू ऑथेंटिकेट होगा कि आप सही पर्सन है जो पैसा भेज रहे हैं। आईएमपीएस ट्रांसफर कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम एटीएम। आप चाहे तो एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से भी आईएमपीएस को यूज कर सकते हैं। हमने देखा था ना कि ये एक चैनल पर डिपेंड नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मोबाइल नंबर और एमपिन से इसको लॉग इन कर सकते हो। आप एटीएम से, इंटरनेट बैंकिंग, कई सारे चैनल यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहते हैं। Authentication will be done for remitting customers while using ATM channel using a card। तो जब आप ATM को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका ATM कार्ड और ATM पिन आपको एंटर करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो उस तरीके से आपका ऑथेंटिकेशन होगा कि आप ही जेन्युइन यूजर है जो कि पैसा भेज रहे हैं। ऑथेंटिकेशन विल बी डन फॉर रिमिटिंग कस्टमर while यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूजिंग द यूजर। तो अगर आप मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग है तो आपका जो यूजर आईडी और जो आपका पासवर्ड है उसके थ्रू ऑथेंटिकेट होगा कि आप ही जो है जेन्युइन कस्टमर है। तो इस तरीके से जो है ऑथेंटिकेट किया जाता है। फिर यहाँ पे बोला कि जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उस मेथड को ज्यादा इस्तेमाल किया था। 2 फैक्टर मतलब जैसे आपका पासवर्ड हो गया प्लस आपको एक ओटीपी भी आएगा, तो 2 फैक्टर है।
ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी बनी रहती है, जो पैसा भेजा है ना उसमें काफी सिक्योरिटी रहती है। While initiating IMPS transactions using ATM और इंटरनेट चैनल, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर रेमिटर चैनल इज नॉट मैंडेटरी। तो जब आप एटीएम या फिर इंटरनेट चैनल को इस्तेमाल कर रहे हो IMPS के लिए, तो उस केस में आपका मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है। सिमिलरली फॉर कस्टमर रिसीविंग मनी गेटिंग यूजिंग अकाउंट नंबर और IFSC और यूजिंग आधार नंबर मोबाइल बैंकिंग, तो जो कस्टमर जिसको पैसा मिल रहा है, जिसको आप भेज रहे हैं, जो बेनिफिशियरी है, उसको भी मोबाइल नंबर जो है लिंक करना, रजिस्टर करना IMPS के साथ जरूरी नहीं है, क्योंकि सीधे आप उसको अकाउंट नंबर और IFSC के थ्रू या आधार नंबर से पेमेंट भेज रहे हैं। तो इसी के साथ आपका IMPS का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। यूपीआई का सेटलमेंट साइकिल, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखिए IMPS की खास बात क्या है कि जो आपका NFS नेटवर्क स्विच है ना, जो एटीएम को जोड़ता है, वैसे ही आपका NFS का भी जो है सॉरी IMPS का स्विच ऐसे बनाया गया, तो उसी पे ये काम करता है। और जो हमारा NPCI है वही इसको देखता है, उसका मैनेजमेंट का पूरा जिम्मेदारी, IMPS के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वो NPCI के पास है। IMPS का फायदा क्या है, एक बैंक से दूसरे बैंक आप आसानी से पैसा भेज सकते हैं, 24/7 ये काम करता है। और जो भी इसके पार्टिसिपेट बैंक होते हैं उनको RBI से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लाइसेंस, तभी वो IMPS की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, फिर IMPS के फायदे बताए कि काफी फायदेमंद है, रॉबस्ट है, रियल टाइम आप पैसा भेज सकते हो, 24/7 भेज सकते हो। और ऐसा नहीं कि किसी एक ही चैनल, जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कई सारे चैनल आप इस्तेमाल कर सकते हो IMPS के लिए, जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM, SMS, USSD, तो N नंबर ऑफ आपके पास चैनल्स है जिस पे आप IMPS को यूज कर सकते हैं। अभी की बात करें तो 666 बैंकर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, जो रिमिटर जो है, रिमिटर मतलब जो पैसा भेज रहा है, वो कैसे रजिस्ट्रेशन करता है, तो मोबाइल बैंकिंग में उसको एक MMID नंबर मिलेगा और MPIN मिलेगा। ठीक है, तो वो उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और आप ATM के थ्रू भी कर सकते हो। और एक और बात, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और एक और बात कि जो जिसको पैसा भेज रहे हो, मान लीजिए उसका IMPS ID नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो आप उसको अकाउंट नंबर और IFSC के थ्रू भी पैसा भेज सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि उसको IMPS में लिंक करना पड़ेगा, सीधे अकाउंट नंबर IFSC से भी उसको पेमेंट भेजी जा सकती है। इसके फायदे 24/7, ठीक है, काफी सेफ और सिक्योर है, चैनल इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक ही चैनल पे काम करेगा, किसी भी चैनल पे काम कर सकता है। फिर अगला, ऑथेंटिकेशन ऑफ IMPS ट्रांसफर्स, कैसे पता लगेगा कि ट्रांसफर्स मतलब आप ही जेन्युइन रिमिटर हो, आप ही पैसा भेजने वाले हो। तो जिनका मोबाइल ऐप है, तो वो मोबाइल नंबर और MPIN से MPIN से जो है ऑथेंटिकेट पता लग जाएगा, क्योंकि MPIN तो आप ही को मालूम होगा ना, जो उसका जेन्युइन यूजर है। ATM के केस में आपका ATM कार्ड और आपका ATM पिन मांगेगा। इंटरनेट बैंकिंग में आपका यूजर ID पासवर्ड मांगेगा, तो उससे पता लग जाएगा कि आप ही ऑथेंटिकेट पर्सन है जो कि पेमेंट भेज रहे हैं। और यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर मतलब एक तो आपका, अगर जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो तो आपका पासवर्ड हो गया, प्लस आपको OTP भी आएगा। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट जो है सिस्टम है, जिससे काफी किसी टाइप का फ्रॉड जो है वो नहीं होता। और IMPS में आप ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल, उन सबको आप अगर आप ATM और इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर रहे हो, तो मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ATM के लिए आप एक ATM कार्ड और अपना ATM पिन, और ऐसे इंटरनेट के लिए इंटरनेट ID और पासवर्ड एंटर करेंगे, तो उस केस में आपको ये जो मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन वो मैंडेटरी नहीं है। ऐसे जो कस्टमर जिसको पैसा मिल रहा है, तो उसके लिए जो है उसको भी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है। कब, जब आप उसके अकाउंट नंबर IFSC के थ्रू पैसा भेज रहे हैं या आधार के थ्रू पैसा भेज रहे हैं। SCNPA का जो प्रोविजन क्या होता है, उसके ऊपर भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और UPI की जो सेटलमेंट साइकिल है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। RTGS क्या है, नेफ्ट क्या है, RTGS में कितने डिजिट का UTR होता है, 22 डिजिट का होता है, नेफ्ट में 16 डिजिट का होता है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं। OBD को लेकर क्वेश्चन हमेशा आता है कि विच इज नॉट OBD, तो पैन कार्ड आपका OBD नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखे। बाकी 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको 2 हैंड्स की ऐप में मिल जाएंगे। आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं वहां से और उसको गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी पूरी बुक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, और एथिक्स में से 7 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ये वाला वीडियो आपको हो गया कंप्लीट। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।